हमारे इस वक्त हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं और जान के तकसीम करवाने की और ज्यादा कोशिश हो रही है, आपस में लड़ाइयां करवाने की कोशिश कर रही है, मुल्क की खातिर नहीं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैं आज मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं सारे 15 के 15 जजेस से मैं आज सारी कौम की तरफ से आपसे अपील करता हूं। देखिए, मैं अपनी कौम की तरफ से आपसे अपील कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते यूनाइट हो। आपको पता नहीं पाकिस्तान कितनी तबाही के किनारे पे खड़ा है। अगर पाकिस्तान का आइन गया, अगर पाकिस्तान के आइन को इन्होंने खत्म कर दिया जो करने जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद तो जंगल का कानून रह गया कि जो ताकतवर बैठा होगा, जो घोड़े के ऊपर सवारी करके आएगा, वो जो मर्जी कहेगा, उसका जो वो कहेगा वो आइन हो जाएगा। कानून तो खत्म हो गया। आज पाकिस्तान में मुझे बताएं कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स बताएं किधर गए हैं? मुझे यह बताएं कि परवेज के घर पे जो रात बत्तर बंद गाड़ी आर्मर्ड कार से उसका दरवाजा तोड़ा गया है, किस महजब माशरे में ऐसे होता है? मेरी बीवी जब अकेली घर में, मैं गया हूं इस्लामाबाद, 40 पुलिस वालों ने बत्तर बंद गाड़ी से आके मेरा दरवाजा खोला और घर में जो मिला उसकी पिटाई की, उनको पकड़ के जेलों में ले गए, सब कुछ लूट के ले गए। किस कानून के तहत? मुझे बताएं, दुनिया में किस जमहूरियत में, किस महजब माशरे में ऐसे होता है? मेरे घर पे जो 24 घंटे हजारों पुलिस वालों ने और रेंजर्स ने अटैक किया गैर कानूनी तौर पे, किस कानून के तहत? यानी किसने इनको इजाजत दी और क्यों इनको खौफ नहीं? क्यों इनको खौफ नहीं पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से कि इनका एहतसाब होगा? क्योंकि ताकतवर कानून से ऊपर है। ये जंगल का कानून है आज पाकिस्तान में। ताकतवर जो मर्जी चाहे करे, जिले शाह का कत्ल करे, तशद्दुद करे और केस हमारे पे कर दे उल्टा। और एक बेशरम आईजी बैठ के सबके सामने दान निकाल के झूठ बोले कि जी एक्सीडेंट होके वो मर गया। 26 जगह के ऊपर उसके ऊपर तशद्दुद हुआ था। 26 जगह तशद्दुद हुआ। उसका लिवर, जो इन्होंने उससे जुल्म किया, उसका बेचारा लिवर क्रश कर दिया, उसका सर तोड़ दिया। यानी जो इन्होंने उससे किया बेचारे से, एक मासूम, एक दरवेश आदमी से, यानी ये कोई कर सकता किसी महजब माशरे में? क्योंकि उनको पता था वो कानून से ऊपर है, कोई पकड़ेगा नहीं उनको। और बेशर्मों को इतनी कोई गैरत नहीं आई कि आपने उसका जिस्म मार के उसको सड़क के किनारे फेंक कर हमारे पे केस डाल दिया, मेरे ऊपर केस डाल दिया उसका। कौन से महजब माशरे में मैं अपने महजब जजेस, मैं आज 15 मेंबर सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं कि ये कौन से महजब माशरे में ऐसे होता है? हमारे लोगों को पकड़ा जाता है, उनको बेल मिलती है, उनके ऊपर और केसेस हो जाते हैं। अली मीन चक्कर मारा है सारा, कभी इधर से जाता है बखर जाता है, बखर से लाहौर आता है, उधर से केस होता है, खैरपुर चला जाता है, सारे चक्कर मार रहा है सारे पाकिस्तान का। अब और कोई केसेस करे? कहां होता है ऐसे? हमारा सेक्रेटरी जनरल है पख्तूनख्वा का, आजम खान स्वाति, पकड़ के उसको, यानी एक बाहर से एक आदमी, आजम स्वाति वो है जिन्होंने बाहर से कमाई की, कमाई करके पैसा पाकिस्तान लेके आया, सेनेटर बना। उसको सिर्फ उसने एक लिख दी लाइन कि शुक्रिया जनरल बाजवा जो आपने एनआरओ दिया इन चोरों को, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उसके ऊपर नंगा करके एक उस उम्र के इंसान को जो इन्होंने किया है, कोई फिक्र नहीं है इनको, कोई किसी के ऊपर केस रजिस्टर नहीं हुआ। और वही किया इन्होंने
शहबाज गिल से जो बाहर से प्रोफेसर आता है, उसको पकड़ के तशद्दुद करते हैं और उसको क्या दुनिया में मजाक उड़ाएगी अगर पता चले किस चीज के ऊपर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और उसके भी केसेस एक जगह खत्म होता है, दूसरा केस होता है। और हमारे सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो हुआ है, उनको उठा के अगवा करके ले जाते हैं। वीगो आती है, उठा के ले जाती है लोगों को। कहां होता है ये? दुनिया में किधर ऐसे होता है? कौन सी जमहूरियत में होता है जिधर किसी महजब माशरे में जिधर लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती है करने की। 145 केसेस मेरे ऊपर हैं, 145 केसेस, 15 क्रिमिनल केसेस एक दिन में, 40 दहशतगर्दी के केस। आखिरी केस मेरे ऊपर क्या किया है? तौहीन डर्टी हैरी, यानी डर्टी हैरी की तौहीन करने का केस कर दिया है, गद्दारी का केस कर दिया है कि पाकिस्तान से गद्दारी कर दी है कि एक ऐसे आदमी जिसने जो जुल्म किया, तशद्दुद किया लोगों पे, जिसके हाथों पे खून है, जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और उसको डर्टी हैरी कहने पे पाकिस्तान के ऊपर मैंने गद्दारी कर दी है, मेरे ऊपर गद्दारी का केस कर दिया। ये दुनिया में कहां होता है ऐसे? तो मैं अपने महजब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैं 15 के 15 से बात करता हूं कि देखें, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि यहां कानून, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, यहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो परवेज इलाही के घर पे रात किया, उनकी औरतों देखें, उनकी औरतें घर की औरतें थी। ये पाकिस्तान की, हमारा ये कल्चर है चादर और चार दीवारी का। मेरी बीवी अकेली बैठी है वहां, जिन्होंने जिस तरह लोगों को मारा उसके शीशे कमरे के बाहर। ये कहां होता है? ये मुझे कत्ल करने की कोशिश की इसी डर्टी हैरी ने वहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दूसरी दफा कोशिश की, इसने पूरी करवाई और इस्लामाबाद का आईजी उसके साथ मिला हुआ था। किधर जाऊंगा? किधर से मुझे इंसाफ मिलेगा? किसको इंसाफ मिलेगा? अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल सकता तो बाकी किसको मिलेगा? तो ये वक्त है, कौम आपकी तरफ देख रही है कि इस वक्त तो सबसे पहले तो आइन के साथ खड़े हों। आप सब जानते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। मुझे इलेक्शन नहीं मिला, हमें ना यहां मिला है ना पख्तूनख्वा में मिला है। 90 दिन गुजर चुके हैं। ये केयरटेकर गवर्नमेंट, ये तो इलीगल है। आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल, मुझे बताएं इसका क्या जवाब रह गया कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट दोनों पख्तूनख्वा और यहां बैठी हुई हैं। इनके तो सब कुछ इलीगल है। ये तो इनके तो ऑर्डर्स इलीगल हो जाने चाहिए। अब आइन इनको कैसे परमिशन देता है? क्योंकि इनका काम था इलेक्शन करवाना। और ये केयरटेकर गवर्नमेंट, मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने इलेक्शन करवाने के लिए कोई एक कदम उठाया हो? सारी चीजें किए से इलेक्शन करवाने के अलावा कौन सी केयरटेकर गवर्नमेंट इस तरह का तशद्दुद करती है, घरें तोड़ती है, अटैक करवाती है पुलिस से? 3000 हमारे वर्कर्स पकड़ लिए, उनसे तशद्दुद किया जेलों के अंदर। कौन करता है? कभी पाकिस्तान की तारीख में सुना है? तो इनकी कौन सी अब आईनी हैसियत रह गई इन केयरटेकर गवर्नमेंट्स की? इनको क्यों ये काम कर रही हैं? अभी तक क्यों बैठी हुई हैं? कौन इनके पीछे है? कौन इनके पीछे इतनी बड़ी ताकतवर है कि ये सारा कुछ हर किस्म का काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? कौन इनको बैक कर रहा है? ये सिर्फ हमें सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट से मैं फिर आपसे सारी कौम की तरफ से अपील करता हूं कि यूनाइट होने का टाइम है। अपनी ईगोज, इनको थोड़ा सा पीछे कर दें, अपनी जो जाती लड़ाई है। कौम इस वक्त उधर खड़ी हुई है कि लोगों का उम्मीद ही खत्म हो गई है पाकिस्तान से। 9 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं जब से ये चोर आए हैं ऊपर। इकॉनमी बैठ गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ गई है। पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए हैं। इदारे कैसे ना तबाह हो जब ये चोर ऊपर आ जाएं? इन्होंने एफआईए को तबाह करना था क्योंकि शहबाज शरीफ ने पकड़े जाना था। मकसूद चपड़ासी के 16 अरब के केसेस पे उसको तबाह किया, नैब को तबाह किया। इनके ऊपर सब नैब केसेस थे। 1100 अरब रुपया नैब का कौम का था, वो सारा इन्होंने
हजम किया नैब खत्म करके, और सिर्फ इन दोनों इदारों को अब इंतकामी कार्रवाई के लिए लगा दिया। पुलिस तबाह कर दी है इन्होंने। ये जो पंजाब पुलिस से इन्होंने करवाया है, एक जुराइम पेशे आदमी को यहां ऊपर बैठा के, आईजी को, जो इन्होंने किया हमारे साथ, मुझे ये बताएं कि कौन सी पुलिस ऐसा करती है? पुलिस तो किताब के ऊपर चलती है। पुलिस का तो काम है कानून के ऊपर चलना। वो पुलिस किसी के कोई जाते नौकर तो नहीं है कि जो लोगों के गलत काम करते पड़े। ये कोई प्राइवेट गार्ड्स तो नहीं है। इनका काम था कानून के ऊपर चलना। तो पुलिस किसको रह गया पुलिस के ऊपर कॉन्फिडेंस, जो पुलिस से करवा रहे हैं हमारे ऊपर? और फिर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का तो काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन का काम था गैर जानिबदार केयरटेकर गवर्नमेंट लेके आना। तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये जो लोगों को लेके आया, कोई पाकिस्तान में समझता है कि ये गैर जानिबदार हैं? ये तो एक ऑर्डर लेता है शहबाज शरीफ और मरियम से यहां बैठ के, और पीछे से वो डर्टी हैरी से, और दूसरे जो हैं वो फजल रहमान से ऑर्डर लेते हैं। ये कौन से केयरटेकर हैं? तो कोई भी ना, और इलेक्शन कमीशन का जिसका काम था इलेक्शन करवाना, वो तो इनकी एक पूरा एक हिस्सा बना हुआ है ये पीडीएम का। तो ना इलेक्शन कमीशन इदारा फंक्शन कर रहा है, क्योंकि सारे इदारों को कानून के ऊपर चलना चाहिए। ना इस मुल्क की एफआईए फंक्शन कर रही है, ना पुलिस फंक्शन कर रही है, ना केयरटेकर्स अपना काम कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर पूरे हमले हो रहे हैं ताकि उसको भी किसी तरह कंट्रोल किया जाए, ताकि वो अपना काम ना कर सके। चीफ जस्टिस के ऊपर पूरे हमले किए जा रहे हैं, और ये जान के, ये पहले भी इन्होंने सजाद अली शाह, जस्टिस सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके इन्होंने पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट तबाह किया था। और मैं मीडिया के ऊपर आखिर खत्म करने लगा हूं। मीडिया, अब मुझे यह बताएं कि अगर यह जमहूरियत है तो किस तहत के ऊपर मीडिया के ऊपर मेरा बैन है? मैं क्यों नहीं, मेरी तकरीरें आ सकती लाइव मीडिया के ऊपर? कौन सी, मुझे कोई समझाए कि मैंने कौन सा जुर्म किया है कि मेरी तकरीर नहीं आ सकती? अगर यह जमहूरियत है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरी आजादी राय है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे इजाजत नहीं है? फिर सोशल मीडिया के ऊपर जब हम आते हैं तो सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। उनके ऊपर सख्ती की हुई है, उनको उठा के ले जाते हैं। हमारे सोशल मीडिया के किसी को 6 दिन के लिए उठा के ले, अभी भी कुछ 4-5 लोग हैं जो अभी भी गायब हैं। तो ये कौन सी, ये यानी मुल्क में मैं सवाल ये पूछता हूं कि यहां कौन सी जमहूरियत है? इसलिए मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप में इत्तेहाद पैदा करें, बचाएं इस मुल्क को। ये जो बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है, ये लोग जो माफिया ऊपर बैठा दिया, जनरल बाजवा का तोहफा है, इस माफिया से लोगों को बचाएं। और जो हॉर्स बैक के ऊपर वो जो आ जाते हैं बचाने के लिए हमेशा, वो जो भी चाहें, कोई पूछने वाला नहीं है, वो सिर्फ आप ही उनको रोक सकते हैं। नहीं तो ये तो इस वक्त मैंने जो पिछला एक साल देखा है, मुझे पहली दफा पता चला है फर्स्ट हैंड कि मकबूजा कश्मीर में लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। वहां भी उनके कोई हकूक नहीं है, क्योंकि वो गुलाम हैं। हमारा भी यही हाल है। और मैं आखिरी 2 बातें, डायलॉग, इन्होंने जो परवेज इलाही के घर पर रात हमला किया, अली मीन से जो कर रहे हैं, मैं कल अदालत में गया इस्लामाबाद, गाड़ी में बैठे हुए थे हमारे लोग, उनको पकड़ के जेलों में उठा के ले गए। गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको जाके पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। एक तरफ डायलॉग चल रहा है, एक तरफ अली अमीन जैसे उसको कभी चक्कर मारे हैं पाकिस्तान का, दूसरी तरफ परवेज इलाही की रात को वो हमला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये यानी क्या सीरियस है डायलॉग पे, या ये ऊपर ऊपर से कर रहे हैं? हम सिर्फ डायलॉग कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले दिन से कहा कि इलेक्शन के ऊपर हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। जब भी आप चाहेंगे इलेक्शन कैसा होना है, हम तैयार हैं डायलॉग के लिए। जब इन्होंने दावत दी, हम वहां पहुंच गए। अब मैं सीधी आपको बात बता दूं कि डायलॉग है किधर। मंगल को हमारी टीम जाएगी,
हमारे लिए बड़ा सिंपल है। अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, और वो एक नेशनल इलेक्शन हो जाए। हम समझते हैं कि हम तैयार हैं, और वो इसलिए हम तैयार हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की बेहतरी इस वक्त ये है कि जितनी जल्दी यहां इलेक्शन होगा उतनी जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उतनी जल्दी हमारी मायशत बेहतर होगी, और उतनी बेहतर हम अपने लोगों के हालात बेहतर कर सकेंगे जल्दी। ये हमारा, इसलिए हम चाहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। बदनीयती क्या है कि बजट आप कैसे, अगर आपने बजट पास करना है तो इलेक्शन जीतें, 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिले, फिर बजट बनाएं, फिर आप लोगों के पास जाएंगे जी मेरे पास 5 साल का मैंडेट है, मैं आप बजट बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी तो गवर्नमेंट, आप बजट बना के गवर्नमेंट हटा देंगे, कभी इसमें कोई अकल नजर आ रही है किसी को? यानी आपके पास मैंडेट ही नहीं है बजट बनाने का, क्योंकि आपका बजट कोई और उसका बोझ उठाएगा। इसलिए जिसने भी बजट बनाना है उसको पहले इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन जीत के आना चाहिए, और वही असल बजट होगा, क्योंकि वो बजट पर सोच समझ के बताएगा कि उसे 5 साल अवाम का सामना करना पड़ना है, वो बजट बनाएगा। तो ये हमारे से बदनीयती ना करेंगे, बजट के बाद हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। 14 से पहले अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो हम भी ज्वाइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह बैठा है कि पंजाब का इलेक्शन 14 हो रहा है, और उसके बाद हम सीधी तरह सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं दूसरे पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए। तो हम फिर अपने 2 सूबों में इलेक्शन करवा लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आइन ये कहता है कि 90 दिन में होना चाहिए, ये हमारा राइट है, ये आइन भी कहता है। तो इसलिए अगर ये आपको कबूल नहीं है अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने की 14 से पहले, हम दोनों अपने सूबों के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब में तो डेट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। आखिर में मैं अपनी सारी आज कौम को, जो आखिर में सब पीटीआई तहरीक इंसाफ एक तरफ, सब कौम को मैं आज पैगाम दे रहा हूं। पीर को 1 मई है, 1 मई, जिसको लेबर डे कहते हैं, इस्लामाबाद में, पेशावर में और लाहौर में हम अपने मजदूरों के लिए सबसे पहले तो हम एक रैली निकाल रहे हैं। मैं रैली, लाहौर की जो रैली है वो मैं लीड करूंगा। लाहौर की जो रैली है वो लिबर्टी से मैं शुरू करूंगा, और वो हम पैदल की हमारी रैली होगी, और वो इंशाल्लाह हम नासिर बाग तक जाएंगे, और 1 बजे पीर को 1 बजे मैं वो लीड करूंगा। उसी तरह 1 बजे शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद की रैली लीड करेंगे, और परवेज खटक पेशावर की रैली लीड करेंगे। इस रैली का दूसरा मकसद क्या है? आइन बचाओ, आइन बचाओ और पाकिस्तान बचाओ। आइन के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क की जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए, यह दूसरा हमारा पॉइंट होगा रैली का, कि हमने अपने मुल्क के आइन के लिए खड़े होना है। और सारी कौम को, मैं वकीलों को, खास तौर पे पाकिस्तान के वकला को मैं दावत दे रहा हूं कि आपने हमारे साथ मिलकर रैली में शिरकत करनी है। और उसके बाद मैं सारा तनख्वाहदार तबका पाकिस्तान में, जो महंगाई में पिस चुका है, मजदूरों से लेके जो तनख्वाहदार है, जो आज 1 साल के अंदर जो हुकूमत ने जिस तरह की महंगाई की है, जो रुपया 35% अपनी खरीदार की कुव्वत खो बैठा है, मैं उन सब लोगों को दावत दे रहा हूं अपनी रैली के लिए कि ये हमारा पुरअमन रैली के अंदर हमारे साथ निकलें, ताकि
जो यहां इक्तदार में बैठे हुए उनको पता चले कि आपका तो पैसा बाहर पड़ा हुआ है, आपके तो पैसे डॉलर्स में पड़े हुए हैं, आपको तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है जब पाकिस्तान की तबाही मच रही है, और आपने तो फिर बाहर भाग जाना है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नवाज शरीफ वापस आएगा तो उसको भी ईसीएल पे डालें, मुझे भी डालें, जब तक अगली गवर्नमेंट नहीं बनती, ताकि कोई भागे ना फिर से। हम भगौड़े बहुत देख चुके हैं, हमें भगौड़े नहीं चाहिए इस मुल्क में। हमें चाहिए जिनका जीना मरना इस मुल्क में हो, ताकि इलेक्शन के बाद यही रहें। मुश्किल वक्त में सारे बाहर भाग जाते हैं। तो जो भी तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो हमारे सरकारी नौकर हैं, चाहे वो प्राइवेट फर्म्स में काम करने में जिनकी तनख्वाहें होती हैं, जिन्होंने देखा है कि अब, और घर में जो ख्वातीन बैठी हुई हैं, उनको पता है कि तनख्वाह में कितनी, अब घर में क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिस तरह की महंगाई आई है। तो मैं चाहता हूं सब मेरे साथ शिरकत करें, पेशावर में भी निकलें, इस्लामाबाद में निकलें, और मैं जब शुरू करूंगा लाहौर से लिबर्टी मार्केट, तो सब आपने मेरे साथ निकलना है, और इंशाअल्लाह हम नासिर बाग पैदल एक पूरी रैली लेके जाएंगे। मैं आखिर में सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि जो हालात हैं हमारे मुल्क के, मैं ये हर उसको जो कि इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये लोग जो आके पुरअमन एहतजाज करके हमारे साथ आते हैं, जलसों में घर चले जाते हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग ज्यादा देर पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे। इस वक्त सिर्फ ये आराम से हलकों में आके एहतजाज करके सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इनको जो गुस्सा है, जो यहां जुल्म हुआ है इस मुल्क में 1 साल, ये सारे इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जिधर इनका गुस्सा निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन अगर इनकी इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो ये श्रीलंका से बहुत बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान में। अगर आपने इनकी इलेक्शन की उम्मीद ले ली, ये लोग फिर जब सड़कों पे निकला है तो ये किसी के काबू में नहीं रहेंगे। ये मैं आपको कोई डरा धमका नहीं रहा, ये मेरा तज्जिया, एक वो आदमी जिसने 0 से 27 साल शुरू किया था और पार्टी बनाई है। जो लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा है, वो इस वक्त सिर्फ जलसों में आते हैं, हमारी रैलीज में आते चले जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का उनकी उम्मीद चली गई, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहां इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, क्योंकि डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान आ जाएगा, उसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन खतरनाक चीज ये है कि अगर ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम जो आज तक चुप करके, मैं भी कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता मुल्क के माशी हालात बुरे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई स्ट्राइक ना हो, किसी तरह माइशत ना इफेक्ट हो, आगे बुरे हालात हैं। लेकिन ये अगर इलेक्शन से आप भागेंगे और ये उम्मीद ले जाएंगे, तो फिर ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा जो इस मुल्क में होगा। अगर ये जमहूरियत है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरी आजादी राय है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे इजाजत नहीं है? फिर सोशल मीडिया के ऊपर जब हम आते हैं तो सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर सख्ती की हुई है उनको उठा के ले जाते हैं। हमारे सोशल मीडिया के किसी को 6 दिन के लिए उठा के ले, अभी भी कुछ 4-5 लोग हैं जो अभी भी गायब हैं। तो ये कौन सी, ये यानी मुल्क में मैं सवाल ये पूछता हूं कि यहां कौन सी जमहूरियत है? इसलिए मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप में इत्तेहाद पैदा करें, बचाएं इस मुल्क को। ये जो बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है, ये लोग जो माफिया ऊपर बैठा दिया, जनरल बाजवा का तोहफा है, इस माफिया से लोगों को बचाएं। और जो हॉर्स बैक के ऊपर वो जो आ जाते हैं बचाने के लिए हमेशा, वो जो भी चाहें, कोई पूछने वाला नहीं है, वो सिर्फ आप ही उनको रोक सकते हैं। नहीं तो ये तो इस वक्त मैंने जो पिछला एक साल देखा है, मुझे पहली दफा पता चला है फर्स्ट हैंड कि मकबूजा कश्मीर में लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है।
वहां भी उनके कोई हकूक नहीं है, क्योंकि वो गुलाम हैं। हमारा भी यही हाल है। और मैं आखिरी दो बातें, डायलॉग, इन्होंने जो परवेज इलाही के घर पर रात हमला किया, अली मीन से जो कर रहे हैं हमारा, मैं कल अदालत में गया इस्लामाबाद, गाड़ी में बैठे हुए थे हमारे लोग, उनको पकड़ के जेलों में उठा के ले गए। गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको जाके पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। एक तरफ डायलॉग चल रहा है, एक तरफ अली अमीन जैसे उसको कभी चक्कर मारे हैं पाकिस्तान का, दूसरी तरफ परवेज इलाही की रात को वो हमला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये यानी क्या सीरियस है डायलॉग पे, या ये ऊपर ऊपर से कर रहे हैं? हम सिर्फ डायलॉग कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले दिन से कहा कि इलेक्शन के ऊपर हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। जब भी आप चाहेंगे इलेक्शन कैसा होना है, हम तैयार हैं डायलॉग के लिए। हमने जब इन्होंने दावत दी हम वहां पहुंच गए। अब मैं सीधी आपको बात बता दूं कि डायलॉग है किधर। मंगल को हमारी टीम जाएगी। हमारे लिए बड़ा सिंपल है, अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ। और वो एक नेशनल इलेक्शन हो जाए, हम समझते हैं कि हम तैयार हैं। और वो इसलिए हम तैयार हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की बेहतरी इस वक्त ये है कि जितनी जल्दी यहां इलेक्शन होगा, उतनी जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उतनी जल्दी हमारी मायशत बेहतर होगी, और उतनी बेहतर हम अपने लोगों के हालात बेहतर कर सकेंगे जल्दी। ये हमारा, इसलिए हम चाहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे, उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। बदनीयती क्या है कि बजट आप कैसे, अगर आपने बजट पास करना है तो इलेक्शन जीतें, 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिले, फिर बजट बनाएं, फिर आप लोगों के पास जाएंगे जी मेरे पास 5 साल का मैंडेट है, मैं आप बजट बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी तो गवर्नमेंट, आप बजट बना के गवर्नमेंट हटा देंगे, कभी इसमें कोई अकल नजर आ रही है किसी को? यानी आपके पास मैंडेट ही नहीं है बजट बनाने का, क्योंकि आपका बजट कोई और उसका बोझ उठाएगा। इसलिए जिसने भी बजट बनाना है उसको पहले इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन जीत के आना चाहिए, और वही असल बजट होगा। क्योंकि वो बजट पर सोच समझ के बताएगा कि उसे 5 साल अवाम का सामना करना पड़ना है, वो बजट बनाएगा। तो ये हमारे से बदनीयती ना करेंगे, बजट के बाद हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। 14 से पहले अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो हम भी ज्वाइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह बैठा है कि पंजाब का इलेक्शन 14 हो रहा है, और उसके बाद हम सीधी तरह सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं दूसरे पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए। तो हम फिर अपने 2 सूबों में इलेक्शन करवा लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आइन ये कहता है कि 90 दिन में होना चाहिए, हमारा राइट है, ये आइन भी कहता है। तो इसलिए अगर ये आपको कबूल नहीं है अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने की 14 से पहले, हम दोनों अपने सूबों के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब में तो डेट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। आखिर में मैं अपनी सारी आज कौम को, जो आखिर में सब पीटीआई तहरीक इंसाफ एक तरफ, सब कौम को मैं आज पैगाम दे रहा हूं। पीर को 1 मई है, 1 मई, जिसको लेबर डे कहते हैं, इस्लामाबाद में, पेशावर में और लाहौर में हम अपने मजदूरों के लिए सबसे पहले तो हम एक रैली निकाल रहे हैं। मैं रैली, लाहौर की जो रैली है वो मैं लीड करूंगा। मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, मजदूर भी हम। लाहौर की जो रैली है वो लिबर्टी से मैं शुरू करूंगा, और वो हम पैदल की हमारी रैली होगी, और वो इंशाल्लाह हम नासिर बाग तक जाएंगे।
और 1 बजे पीर को 1 बजे मैं वो लीड करूंगा। उसी तरह 1 बजे शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद की रैली लीड करेंगे और परवेज खटक पेशावर की रैली लीड करेंगे। इस रैली का दूसरा मकसद क्या है? आइन बचाओ और पाकिस्तान बचाओ। आइन के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क की जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए यह दूसरा हमारा पॉइंट होगा रैली का, कि हमने अपने मुल्क के आइन के लिए खड़े होना है। और सारी कौम को, मैं वकीलों को, खास तौर पे पाकिस्तान के वकला को मैं दावत दे रहा हूं कि आपने हमारे साथ मिलकर रैली में शिरकत करनी है। और उसके बाद मैं अब सारा तनख्वाहदार तबका पाकिस्तान में जो महंगाई में पिस चुका है, मजदूरों से लेके जो तनख्वाहदार है, जो आज 1 साल के अंदर जो हुकूमत ने जिस तरह की महंगाई की है, जो रुपया 35% अपनी खरीदार की कुव्वत खो बैठा है, मैं उन सब लोगों को दावत दे रहा हूं अपनी रैली के लिए कि ये हमारा पुरअमन रैली के अंदर हमारे साथ निकलें, ताकि जो यहां इक्तदार में बैठे हुए उनको पता चले कि आपका तो पैसा बाहर पड़ा हुआ है, आपके तो पैसे डॉलर्स में पड़े हुए हैं, आपको तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है जब पाकिस्तान की तबाही मच रही है, और आपने तो फिर बाहर भाग जाना है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नवाज शरीफ वापस आएगा तो उसको भी ईसीएल पे डालें, मुझे भी डालें, जब तक अगली गवर्नमेंट नहीं बनती, ताकि कोई भागे ना फिर से। हम भगौड़े बहुत देख चुके हैं, हमें भगौड़े नहीं चाहिए इस मुल्क में। हमें चाहिए जिनका जीना मरना इस मुल्क में हो, ताकि इलेक्शन के बाद यही रहें। मुश्किल वक्त में सारे बाहर भाग जाते हैं। तो जो भी तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो हमारे सरकारी नौकर हैं, चाहे वो प्राइवेट फर्म्स में काम करने में जिनकी तनख्वाहें होती हैं, जिन्होंने देखा है कि अब, और घर में जो ख्वातीन बैठी हुई हैं, उनको पता है कि तनख्वाह में कितनी, अब घर में क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिस तरह की महंगाई आई है। तो मैं चाहता हूं सब मेरे साथ शिरकत करें, पेशावर में भी निकलें, इस्लामाबाद में निकलें, और मैं जब शुरू करूंगा लाहौर से लिबर्टी मार्केट, तो सब आपने मेरे साथ निकलना है, और इंशाअल्लाह हम नासिर बाग पैदल एक पूरी रैली लेके जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जो हालात है हमारे मुल्क के, मैं ये हर उसको जो कि इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये लोग जो आके पुरअमन एहतजाज करके हमारे साथ आते हैं, जलसों में घर चले जाते हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग ज्यादा देर पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे। इस वक्त सिर्फ ये आराम से हलकों में आके एहतजाज करके सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इनको जो गुस्सा है, जो यहां जुल्म हुआ है इस मुल्क में 1 साल, ये सारे इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जिधर इनका गुस्सा निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन अगर इनकी इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो ये श्रीलंका से बहुत बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान में। अगर आपने इनकी इलेक्शन की उम्मीद ले ली, ये लोग फिर जब सड़कों पे निकला है तो ये किसी के काबू में नहीं रहेंगे। ये मैं आपको कोई डरा धमका नहीं रहा, ये मेरा तज्जिया, एक वो आदमी जिसने 0 से 27 साल शुरू किया था और पार्टी बनाई है। जो लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा है, वो इस वक्त सिर्फ जलसों में आते हैं, हमारी रैलीज में आते चले जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का उनकी उम्मीद चली गई, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहां इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, क्योंकि डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान आ जाएगा, उसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन खतरनाक चीज ये है कि अगर ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम जो आज तक चुप करके, मैं भी कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता मुल्क के माशी हालात बुरे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई स्ट्राइक ना हो, किसी तरह माइशत ना इफेक्ट हो, आगे बुरे हालात हैं। लेकिन ये अगर इलेक्शन से आप भागेंगे और ये उम्मीद ले जाएंगे, तो फिर ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा जो इस मुल्क में होगा। शुक्रिया।
मजदूरों का जो आलमी दिन है, मंडे दोपहर 1 बजे हम सब इकट्ठे होंगे इमरान खान साहब की क़यादत में रैली में, और मजदूरों के हकूक की लिए भी रैली है और आईनी हकूक के लिए भी रैली है इंशाल्लाह। तो आप बताएं हाथ खड़ा करके कौन कौन उस रैली में शिरकत कर रहा है। माशाअल्लाह, आज भी बहुत बड़ी तादाद में यहां खवातीन मौजूद है। मैं चाहूंगा आप सब इनके लिए भरपूर तालियां। और मुझे जरा हाथ खड़ा करके बताएं कितने बच्चे हैं यहां पे, छोटे छोटे बच्चे। आप अपने आप को बच्चा मत कहो भाई, 40 साल के हो आप। हाँ, और बुजुर्ग जरा हाथ खड़ा करें, बुजुर्ग। अच्छा ठीक है, खवातीन के तो हो गई। अच्छा, आजम खान सवाती साहब आपने भी हाथ खड़ा कर लिया। अच्छा, आगे चलेंगे, सवाल आपके हम लेंगे। कुरानदाजी हो चुकी, थोड़ी देर में हम आपके सवालात लेंगे। 3 सवालात हैं खवातीन की साइड से, 4 हैं, कल भी 1 सवाल रह गया था, और 3 सवाल हैं जेंट्स की साइड से। थोड़ी देर में हम सवाल जवाब की तरफ जाएंगे, लेकिन इस वक्त है फारूक शाद जीवे जीवे साडा इमरान खान जीवे। तशरीफ लाइए फारूक शाद, फिर अबरारुल हक पहुंच चुके हैं और नजम शराज भी यहां पे हैं। ओवर टू फारूक शाद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हिम्मत नहीं सर, मैं डर नहीं रही, बस वो थोड़ा सा खुशी से। हाँ जी। और सर, आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत फॉलो करते हैं, और हम सब बींगा मुस्लिम हम भी उनको फॉलो करते हैं। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। हमने अपनी जिंदगी का हर काम जो है ना, उनको फॉलो करके, उन्होंने जो कदम, उनसे हमने सबक हासिल करके हमने वो कदम उठाना है। तो सर, आपको गारे सौर का वाकया याद होगा कि गारे सौर में जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा था, तो वो हजरत अली को अपने बिस्तर पे छोड़ के रात के अंधेरे में छुपते छुपाते हजरत अबू बकर के साथ गारे सौर में जाके पनाह ली। हमारे लिए रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप हजरत अली को अपने बिस्तर पे छोड़ के आप यहां से हिजरत कर जाएं। यहां से हमें सबक ये मिलता है कि जब इंसान की जान को इतना ज्यादा खतरा है और आगे इतना ज्यादा बड़ा मकसद भी हो, तो लीडर को मतलब के जब उस दुश्मन हमला कर दे तो उसको उस वक्त बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं, आपको पीछे छुप जाना, वहां से हट जाना चाहिए। क्योंकि हमें डर है कि अगर ये गिरफ्तारी आ जाते हैं, अव्वल तो हम नौबत नहीं आने देंगे कि वो आप तक पहुंचे, लेकिन अगर वो हमारे सीनों पे गोलियां मार के आप तक पहुंच जाते हैं तो सर, आपको वहां से हटना होगा, अपने आप को इनके हवाले नहीं करना, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। ये आप भी जानते हैं कि वो ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, वो आपकी जान को बचाना चाहते हैं, इसलिए आपकी जान हमारी मानत है। हम आपके पीछे, हमें आप लीड कर रहे हैं, हमें आपके अलावा और कोई नजर नहीं आता, इसलिए आपने आपको उनके हवाले नहीं करना, हम नहीं करने देंगे। और सर, दूसरा हमें भी मिलने का मौका दें, ये ना हो कि जल्ले शाह के मतलब क्या। जी जी जी, शुक्रिया। सुने जरा आप मेरी बात, गौर से जरा मेरी बात सुने। देखें, अल्लाह ने जब उनको इस चीज से आगाह किया कि उनकी जान खतरे में, और हजरत अली उनकी जगह पे सोए और वो गए और वो गार में जब छुपे, तो वो ये याद रखें कि उधर भी तो अल्लाह ने उनको बचाया था। यानी वो अगर वो जाला ना, मकड़ा ना जाला बनाता और वो फाख्ता ना अंडे देती, तो वो कैसे हुआ? यानी अल्लाह ने किया ना। तो देखें, इससे हम क्या सबक सीखते हैं? हम अपनी एहतियात करते हैं, हम एहतियात करते हैं जो अल्लाह ने हमें, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर आप अल्लाह से दुआ करें लेकिन पहले आप ऊंट को बांधें। तो लेकिन ये याद रखें कि आप जितनी मर्जी जो भी कर लें, ये सारा कुछ अल्लाह के ऊपर है। वो चाहेगा तो आपने जिंदा रहना है, वो अगर नहीं चाहेगा तो आप जितनी मर्जी एहतियात कर दें, वो आप जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि ये उसका हुक्म है।
और दूसरी चीज, एक और चीज याद रखें कि सिर्फ एक ही जगह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खतरे में नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि जंग ओहद में बहुत खतरे में थी उनकी जिंदगी, बल्कि वो जख्मी भी हुए थे। तो देखें, तो बजाय आखिर में अल्लाह ने उनको, वो भी मौजूद है कि वो जो बच गए, क्योंकि वो एक बड़ा खतरनाक वक्त था। अगर आप वो उसकी कहानी पढ़ें, देखें, हम कोशिश करते हैं, हमें कोई शक नहीं कि ये जो लोग हैं कौन है, मुझे पता है कौन है, मुझे पता है इनके पीछे भी कौन है, मुझे ये जो डर्टी हैरी है पता है इसके भी पीछे कौन है, और ये क्यों कर रहे हैं ये भी मुझे पता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई कामयाब नहीं होगा जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। और मेरा दिल ये कहता है कि अल्लाह ने मुझे तब तक जिंदा रखना है जब तक ये वो पाकिस्तान ना बने जिसके लिए मैंने 26 साल कोशिश की है। लेकिन इस वक्त एक हकीकी आजादी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं अबरारुल हक और आजादी, इनका तराना है वो भी पेश करेंगे। और आज तो एक और भी अल्लाहू, ये यूनुस एम्रे एक टर्किश एक सीरीज है, और उनके एक पोएट थे, मिस्टिक एक हस्ती थी, सूफी हस्ती यूनुस एम्रे पर। और इमरान खान साहब ने उससे पहले अर्तुरुल, आप हाथ खड़े करते हैं, अर्तुरुल किसने किसने देखा है? अर्तुरुल गाजी, वो पाकिस्तान लेकर आए और उर्दू में उसको डब करवाया और पाकिस्तान टेलीविजन पर वो चला। पीटीवी कोई नहीं देखता था, कोई भी नहीं देखता था, छोड़ दिया था लोगों ने पीटीवी देखना। लेकिन अर्तुरुल गाजी की वजह से बिलियंस में उसकी व्यूअरशिप थी और वो देखा। और उसके बाद फिर यूनुस एम्रे आया। तो यूनुस एम्रे जब आया तो अबरारुल हक ने उसका टाइटल सॉन्ग किया था तैयार, अल्लाहू, वो भी हम आज सुनेंगे। लेकिन पहले आजादी। बहुत शुक्रिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खान साहब और हमारे खान साहब के सारे सिपाहियों, खान साहब ने, मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप का वर्ड खान साहब के लिए बड़ा छोटा है, क्योंकि एक जिस तरह एक शिफ्ट होता है पूरा दिमाग इंसान का और पर्सनैलिटीज चेंज कर देता है, कोई आके इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे बात अक्सर होती है कि क्राउड को एक कौम बनाने वाली बात, तो वो इसी तरह के मिसालें दे के, जैसे यूनुस एम्रे या अर्तुरुल गाजी की मिसालें दे के और उनका ड्रामा हमें दिखा के, इंस्पायर करके, और फिर हिस्ट्री से और फिर दीन से मिसालें दे के ही किया गया। और कौम का माइंडसेट बड़े ही मस्बत अंदाज में और ईमान की मजबूती जो उसमें लाई गई है, यकीनन ये एक पॉलिटिकल शख्सियत का काम नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी शख्सियत से होता है। एक छोटी सी बात मैं जरूर करना चाहता हूं, और हम सबको, बिकॉज हम एक पार्टी से हैं, हमें बाकी पार्टीज के वर्कर्स के साथ मुखातिब होना चाहिए और उनको एक पैगाम देना चाहिए। और वो पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ी साजिश हुई है, इंटेलेक्चुअल साजिश, वो ये है कि हमें 3 चीजें लर्न करा दी गई हैं जिन्हें अनलर्न करने की जरूरत है। हम अक्सर लोगों को लेसन्स देते हैं, लेकिन अनलर्न करना यानी कि उनको भूलना और उनको सोचना कि ये गलत है, वो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। यानी हमारे बच्चों के दिमागों में ये चीज चली गई है कि ये ना हो कि तुम कल को मुल्क ठीक करने के लिए खड़े हो जाओ। ये तय हो गया है और ये सोच लो, समझ लो कि ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। ये नेगेटिविटी डाली गई है। नंबर 2, करप्शन ऐसे ही रहेगी हमेशा और ये कौम ही नहीं ठीक हो सकती। हमारे कौम के डीएनए में ही फर्क है, ये कौम ठीक नहीं। दूसरी चीज, यानी ये ना हो कि तुम ठीक करने के लिए, करप्शन ठीक करने के लिए निकल खड़े हो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सियासत अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये गंदे लोगों का काम है। मैंने इतने पढ़े लिखे लोगों को ये कहते हुए सुना है, यार आप अच्छे खासे डिसेंट आदमी, नेक आदमी, किस काम में पड़ गए हो, गंदगी में चले गए हो। दूसरे अल्फाज में, ये ना हो कि अगर आप ठीक आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, तो आप गंदे लोगों को सियासत से निकालने की कोशिश करो। ये गंदे लोगों का ही काम है। कहते हैं
यानी अपने ऊपर उन गंदे लोगों को मुसल्लत रखो जिनको चोरी करनी आती है, जिनको मुनाफकत करनी आती है, और जो मुल्क को नीचे लेके जा सकते हैं, करप्शन करते हैं, उनको अपने ऊपर मुसल्लत रखो। ये बड़ी बड़ी दुनिया को मैंने कहते हुए सुना है बार बार, और इस चीज पे उनका बड़ा पक्का यकीन है, उसके ऊपर बहस भी करते हैं। इन तीनों चीजों को अनलर्न कराने की जरूरत है कि मुल्क ठीक होगा इंशाअल्लाह। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि इस मुल्क को खराब करे। निकल खड़ा हुआ है इमरान खान, लोगों के जहन बदल गए हैं, हम ठीक करेंगे। दूसरी चीज करप्शन, उसको ठीक करेंगे, करप्शन की ऐसी की तैसी है। और तीसरी चीज, जो हुक्मरान मुसल्लत होते रहे उनको नीचे गिराएंगे अल्लाह के फजल से। आम लोग सियासत में आएंगे, आम लोगों में से, नौजवानों में से मिनिस्टर्स बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे, पाकिस्तान के सदूर बनेंगे। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि अगर 4 फैमिलीज हुकूमत करती रही हैं तो सारी जिंदगी उनके बाप के माल पे वो हुकूमत करते रहेंगे। इन चीजों पे हमने अपने आप को तैयार करना है और ये जवाब दिया करें पूरे पाकिस्तान में। एक मिनट इब्रार, ये क्योंकि आपका मैं ये जो आपने ये आज़ादी का तराना गाया है, ये मैं आपको अपनी सारी पार्टी के सामने खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि एक तो ये लोगों को इंस्पायर करता है, लेकिन जो आपने इसके अंदर जिस तरह की आपने इसमें लिरिक्स दी हुई हैं, ये बहुत यानी मसन तायरे लाहूती, उस रिश्त से मौज अच्छी है जिस रिश्त से आती है परवाज में कोताही। ये जो इलामा इकबाल का आपने शेर पढ़ा, तो इसमें बड़ी जबरदस्त, यानी आपने जो मिक्स किया है, ये बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, तो इसलिए मैं इसके खास आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। अब सो मच। 3 चीजें जी, आपने जो अभी 3 चीजों की बात की, जी हाँ, यही पाकिस्तानी है। क्योंकि याद रखें, मैंने कोई 15-20 साल, 20 साल बल्कि अपनी जिंदगी के ज्यादातर आधा वक्त इंग्लैंड में गुजारता था। यही पाकिस्तानी उधर जाते हैं तो वहां तो करप्शन नहीं करते, इंग्लैंड में जाते हैं करप्शन नहीं करते, दुबई में जाते हैं नहीं करप्शन करते। तो वहां क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि जो निजाम ठीक है वहां। आज इन्हीं पाकिस्तानियों को आप सही निजाम दे दें, अदल और इंसाफ का निजाम रहे, ये ठीक हो जाएंगे। जब आप ऊपर चोर बैठा देते हैं एक मुल्क के ऊपर, जरदारी और नवाज शरीफ टाइप, इनको आप इंग्लैंड में भेज दें, वहां सारे करप्शन शुरू कर देंगे। इनको वहां का सरबराह बना दें, वो मुल्क तबाह हो जाएंगे। तो ये हमारे लोगों का कसूर नहीं है, एक सिस्टम बना दिया है करप्शन का। दूसरा, ये जो कहते हैं ना जी कौम ऐसी ऐसी रहेगी, तो ये तो दुनिया की तारीख आप उठा के देखें कि कौमें तो बिल्कुल कोई जिनकी हैसियत ही नहीं थी, उन्होंने दुनिया की इमामत कर ली। देखिए, हमें जब मैं अभी बात भी की थी, अभी एक हमारी वर्कर ने, उन्होंने कहा जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की मिसाल दी। तो देखिए, अल्लाह क्यों हमें बार बार कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। मदीना में जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो उनकी कोई दुनिया में हैसियत नहीं थी। 2 सुपर पावर्स थी उनके दोनों तरफ, मशरिक और मगरिब में 2 सुपर पावर्स थी, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं थी। ये तो गरीब तरीन लोग थे, रेगिस्तान में रहते थे। तो उन्होंने उन्हीं लोगों को उठा के दुनिया की इमामत करवा दी। तो ये आप उनकी जब जिंदगी से सीखते हैं तो मतलब आपको यह समझना चाहिए कि अगर एक कौम उन उसूलों के ऊपर चलना शुरू हो जाए जो अल्लाह हमें कह रहा है, तो हम भी ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उन उसूलों पर नहीं चलेंगे तो ये ना समझना कि हम ऊपर नहीं आ सकते। अगर आप या मुल्क में जुल्म का निजाम होगा, यहां ताकतवर जानवरों की तरह, जानवरों के निजाम की तरह जो मर्जी चाहे कर ले, ये जिस तरह उसका जाके गेट तोड़ दिया और वहां बेचारी ख्वातीन जैसे परवेज लाई के घर, तो या अली मीन से जो कर रहे हैं, वो इफ्तिखार गुमन को उठा के ले गए। वो बाहर से पैसा बना के बेचारा आया, वो अरबोपति आदमी है, वो सिर्फ एक रजाकाराना तौर पे मेरी ये जो घर की सिक्योरिटी देख रहा था, उसको 10 दिन उठा के ले गए। यानी ये जंगल का कानून है ना। तो अगर इस कानून में अगर हम समझते हैं कि मुल्क कैसे ऊपर जा सकता है, सो जब हम उन उसूलों के ऊपर चलेंगे जो मैं आपको अपनी कौम को बताता हूं, तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि यही मुल्क किधर से किधर पहुंच जाएगा। इसलिए हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अगर ये हम ऐसे ही हैं,
वो तो वो लोग कहते हैं जिनको ना तारीख का पता है, ना उन्होंने दुनिया देखी है, ना उनको पता है अपने दीन का, ना इस्लाम की तारीख का या दुनिया की तारीख का, तो वो लोगों को मायूस करते रहते हैं।